कहा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज जिन चंद अहम मुद्दात के हवाले से सवालात करेंगे, बल्कि एक ही मुद्दा है एंड दैट इज़ बजट का। आज कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ जहां पर मंजूरी दे दी गई कि जो अगला बजट है आने वाला उसके सेलिएंट फीचर्स क्या होंगे। उसमें चंद चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो अगले माली साल के लिए जो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की है, जो GDP है, उसको 4% रखा गया है। दूसरा जो PSTP है, तरक्याती प्रोग्राम, उसमें एक बहुत बड़ा कट लगाया गया है और 1126 से लेके उसको कम कर दिया गया है 1000 अरब का, गोया 126 अरब रुपए की कटौती की गई है। सिर्फ यही नहीं, सूबे भी एग्री हो गए हैं कि जो विफाक से उनको शेयर मिलता था तरक्याती मनसूबों का, उस पर कटौती करके विफाक को ही पैसे वापस दिए जाएंगे। यानी कि पैसे विफाक के ही हैं, सूबों को मिलते थे, अब सूबे वापस विफाक को दे देंगे। तो इस तरह से ये एक रिवर्स या एक यू टर्न की गेम जो है वो खेली गई है। साथ में ये भी कहा गया कि जी दिफा के हवाले से ज़रूरियात बहुत बढ़ गई हैं, सो दिफा के लिए पाकिस्तान का खर्च करना नागुज़ीर है। और ये मुसल्लिमा हकीकत है, क्योंकि गुज़श्ता साल भारत के साथ जो जंग लड़ी गई और फिर जीती गई, और जो भारत की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से, फिर इस वक्त अगर आप जियो पोलिटिकल सूरत हाल का एनालिसिस करें तो अमेरिका ईरान जंग लगता है कि दोबारा शुरू होने वाली है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए इंतहा की ज़रूरत है। लेकिन सवालात ये हैं कि जो आज कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ है, इसको सामने रखते हुए कल कौमी इक़्तिसादी सर्वे आ जाएगा, जो पिछले माली साल की इकनॉमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी, उसके बाद बजट आ जाएगा। इन सब को सामने रखते हुए क्या 4% की GDP पे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? मुआशी तरक्की 4% शहबाज हुकूमत की बेहतर है या इमरान खान दौर के हुकूमत की बेहतर थी? और व्हाट नेक्स्ट, अब बजट आने वाला जो है वो किस तरह का होना चाहिए, इस पे इकनॉमिक एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए प्रोग्राम में। आज जो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ है, जहाँ पे एक बार फिर सिर्फ 4% GDP की शरह मुकर्रर की गई है, इसको सामने रखते हुए आप कह सकते हैं कि 4% की मौशी तरक्की पे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, जबकि हुकूमत आज इस बात पे भी भंगड़े डालती हुई नज़र आई कि रेमिटेंसेस बहुत बढ़ गई हैं, तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पे पहुँच गई हैं। लेकिन साथ में फिर यह खबर भी आती है कि इसी हुकूमत ने रिकॉर्ड सतह के कर्जे भी ले लिए। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा कर्जे शहबाज हुकूमत ने ले लिए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि आने वाले साल में जो हालात होंगे उनका मुनसर जो है वो एक हद तक जो इस वक्त मिडल ईस्ट में जंग चल रही है जी उसके नताज होंगे। जी अब आप ये देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है अभी तक, और आज की खबर तो ये है कि जंग फिर से छिड़ने वाले का खतरा तक पैदा हो गया है। जी अगर ऐसा रहा तो तेल की कीमत आसमान तक रहेगी और हर चीज़ की कीमत बहुत ऊंची हो जाएगी और हो चुकी है। अब आप ये देखिए कि हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहता है कि पाकिस्तान में अफरात ज़र की जो सकता है वो 15% तक पहुंच, जी जबकि जब से पहले ये 5% था। और दूसरी तरफ फिर नमू पे आ जाइए आप, तो ये जो गवर्नमेंट ने इस साल 3.7% सरे नमू का जिक्र किया है जी वो कुछ हद तक बढ़ाया गया है। इसलिए कि आप हमारे ज़री शोबे में देखिए कि कपास की फसल में कितनी ज़्यादा कमी आई है, जी और उसके नतीजे में हमारा जो ज़री शोबा है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो चुका है। अब आप ये सोचिए कि कोई 20 साल पहले फसल जो होती थी कपास की वो तकरीबन 14 मिलियन बेल होती थी, आज वो गिर गिरा के 5.1 या 2 पे आ गई। इतनी कमी के बाद आप ये कहना कि हमारे ज़री शोबे में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, ना बदल सकते। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि आने वाले साल में 4% ऑप्टिमिस्टिक है। उसकी वजह ये है कि अगर
मिडल ईस्ट में जंग जारी रहती है और तेल की कीमत आसमान तक रहती है और फर्टिलाइजर की तकरीबन ना होने के बराबर अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो बहुत नुकसान हो सकता है ज़रूरी शोबे में खास तौर पे। मेरा अपना अंदाजा ये है कि अगर शरह-ए-नमू 2.5 से 3% तक भी रहा अगले साल, तो वो एक कुछ हद तक जंग की वजह से एक कामयाबी है। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ये जंग तो गुज़श्ता इस साल के फरवरी से स्टार्ट हुई है ना, या आप ये कह दें कि चलें गुज़श्ता साल नवंबर दिसंबर से इसके जो है असरात आना शुरू हो गए थे? क्या उससे पहले कम से कम 4 बजट तो प्रेजेंट कर चुकी है शहबाज हुकूमत, अगर आप पीडीएम के टेन्योर भी साथ लगा लें, तो क्या उन 4 सालों की या 2.5 सालों की या 2 सालों की परफॉर्मेंस ऐसी काबिल रश्क है कि आप कहें जी जंग आ गई थी, उसने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया अब दरमियान में? बात दरअसल ये है कि 2024-25 में सैलाब आया था। 2022-23 में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, जिससे तकरीबन $30 अरब का नुकसान हुआ है। तो और ऑफ कोर्स जब पीटीआई की हुकूमत थी तो 2019-20 में कोविड-19 में बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो अफसोस की बात है कि पिछले 5 साल बड़े बड़े नुकसानात हुए हैं ऐसे इवेंट्स की वजह से जिसकी हमें कंट्रोल नहीं है। अब ये देखना है कि अगर जंग जल्द खत्म हो जाती है, इसके इम्कान अब कुछ कम लग रहे हैं, मगर अगर हो जाती है अगले 2-3 महीनों में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है, तो फिर हमें देखना चाहिए कि हमारी जो हुकूमत है इस वक्त की, वो क्या 4% शरह-ए-नमू तक पहुंचा सकती है। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा और इसके नतीजे में हालात में थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। राइट, और ये जो पीएसटीपी पे कट लगाया गया है 1126 से 1000 अरब तक कर दिया गया है, 126 अरब का जो कट लगाया गया है विफाक को पैसे वापस मिलेंगे, तो आप समझते हैं कि ये क्या वुड दैट मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस? यस इट विल, बिकॉज देखिए बात यह है, इस साल तो बहुत कमी की गई हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अखराजात में फेडरल लेवल पर। बात दरअसल ये है कि सबसे अहम प्रायोरिटी इस वक्त पानी के रिसोर्सेज की, वाटर रिसोर्स जी हमारे यहाँ इस वक्त हमें टॉप प्रायोरिटी से पानी के सप्लाईज को सिक्योर करना है, इसलिए कि हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को छोड़ दिया है और कोशिश करेगा पानी की कमी पैदा करने की। जी मुझे इतना अफसोस है कि इस वक्त तकरीबन 1300 अरब के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वाटर रिसोर्सेज, और सालाना मुश्किल से हम 10% दे पा रहे हैं 130 अरब के लगभग। जी इसको अब बढ़ाना है, कम नहीं करना है, इसको बढ़ाकर 4 से कम 400 अरब तक ले जाना है, ताकि जो डैम पिछले कुछ सालों से नहीं बन, वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो और पाकिस्तान अपनी वाटर रिसोर्सेज पोजीशन को मुस्तहकम करने में कामयाबी हो। इस वक्त इट इज नेशनल टॉप इमरजेंसी प्रायोरिटी, डेवलपमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएं और उसको पानी के रिसोर्सेज की तरह। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब आज के लिए वक्त निकालने पे। अपकमिंग बजट में क्या कुछ होना चाहिए, पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, इस पर अपनी राय दे रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ मजीद इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात करेंगे और वो राय देंगे शहबाज शरीफ की हुकूमत को कि हुकूमत किस तरह चलानी चाहिए और बजट कैसे बनाना चाहिए। स्टे विद अस इवन आफ्टर दिस ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बजट किस तरह का होना चाहिए, पिछले माशी साल की परफॉर्मेंस क्या रही है, शहबाज हुकूमत की, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में जो आज फैसले हुए हैं क्या वो पाकिस्तान की मुआशी समत को दुरुस्त कर सकते हैं, इस हवाले से इकनॉमिक एक्सपर्ट्स के साथ हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मुआशियात हैं और बड़े ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि तरसीलात ज़र इस हुकूमत में आज ही इस हुकूमत ने ऐलान किया है कि रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई हैं।
اس سے پہلے کسی بھی حکومت نے کسی بھی سال میں کسی بھی دور میں اتنے ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانیوں نے نہیں بھیجی جو آج بھیجی ہیں. لیکن ساتھ ہی دوسری خبر یہ بھی آئی کہ اس حکومت نے ریکارڈ قرضے بھی لے لیے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اتنے قرضے نہیں لیے. تو یہ جو دو سٹارک ریالٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پاکستان کی معاشی سمت، پاکستان کی اکنامک پکچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلے میں آپ سے یس کر دوں کہ موجودہ حکومت نے جو معاشی کارکردگی ہے اس سے پاکستان کی معیشت کے لیے چیلنجز بڑھے ہیں، خطرات بڑھے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرات بڑھے ہیں اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے خلاف خطرات بڑھے ہیں. اس کو اگر آپ مختصراً دیکھیں، نمبر 1 اڑان پاکستان پروگرام ایک آیا تھا، ابھی اس کی روشنائی خشک نہیں ہوئی تھی کہ اس سے دستبردار ہو گئے اور جو اہداف رکھے تھے اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. دوسری بڑی اہم بات یہ تھی کہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا. میں نے اسی وقت کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اب یہ یقینی بنا لیا گیا ہے کہ ہم IMF کے پاس ایک مرتبہ پھر جائیں گے اگلے پروگرام کے لیے، 25ویں پروگرام کے لیے. تیسری بات یہ کہ ہمارے نائب وزیر اعظم صاحب بار بار کہتے تھے کہ وہ دن دور نہیں جب ہم G20 دنیا کے 20 بڑی معیشت میں شامل ہو جائیں گے. اس سے یہ دستبردار ہو گئے ہیں. اب جو اہداف رکھے ہیں اس میں 2035 تک تو کم سے کم کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کے اگلے 15 برس بعد بھی نہیں ہے. ایک ترمیم آئی تھی 38F کہ 2027 تک سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا. ایسا قطعی کوئی امکان نہیں ہے. مگر جو چیز پریشانی کی ہے، جو آپ نے اشارہ کر دیا، میں واحد آدمی ہوں جو 15 برس سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں. ترسیلات جو کچھ آ رہی ہیں یہ پاکستان کے لیے آگ سے کھیلنا ہے. یہ جینوین تفصیلات نہیں ہیں. حکومت کو پتا ہے کہ یہ جینوین تفصیلات نہیں ہیں. سپریم کورٹ کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جینوین تفصیلات نہیں ہیں. یہ ترسیلات ایکچولی ہوتی ہیں $1 لاکھ کی جو ریمیٹنس آتی ہے اس سے کم 50 لاکھ روپے کا ٹیکسوں کا نقصان ہوتا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جو کالا دھن ہے، چوری کا پیسہ ہے، رشوت کا ہے، یہ ہنڈی حوالے کے ذریعے باہر جاتا ہے، وہ پھر پاکستان واپس آ جاتا ہے. 111(4) کے تحت نہ ISI پوچھ سکتا ہے کہ ایک ڈرائیور نے یہ پیسہ آپ کو $1 لاکھ کہاں سے بھیج دیا، یا ایک چوکیدار نے یہ پیسہ کہاں سے بھیج دیا. یہ جو اسکیم آئی تھی یہ کارکنوں کے لیے تھی، لیکن اب بڑی بڑی رقم کی ترسیلات آ رہی ہیں، کالا دھن سفید، ٹیکس فری. تو اب اس کی جو تکلیف دہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 10 مہینے کی میں آپ کو فیگرز بتاتا ہوں جو کہ چشم کشا ہیں. ہماری امپورٹس ہوئی 10 مہینے کی $57 بلین، ہماری ایکسپورٹ ہوئی $25 ارب. تو اگر دگنی سے زیادہ ہم امپورٹ کریں گے ایکسپورٹ سے تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے یہ ریمیٹنس کا ڈرامہ رچایا اور $34 ارب کی ریمیٹنس آ گئی. کیا کوئی خطے کا ملک ایسا بتا سکتے ہیں جس کی ریمیٹنس $9 ارب زیادہ ہوں برآمدات سے؟ بھارت کی تو 6 گنا زیادہ ہے ریمیٹنس سے ایکسپورٹ. تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ بڑا خطرناک صورتحال ہے. یہ سے نہ آپ کا ٹیکسوں کا ہدف حاصل ہوگا نہ کچھ ہوگا، ریمیٹنس. اب آپ نے جو قرضوں کی بات کی، دیکھیے بنیادی چیز کیا ہے کہ جب آپ نے ایسی معاشی پالیسیاں بنا لی اور وہ خطرات نظر انداز کر دیے. پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ 28 فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی. پورے جو اعداد و شمار حکومت اسٹیٹ بینک کے ہیں، میں بالکل ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، اس کے مطابق اس جنگ سے پہلے پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی تھی، غیر مستحکم ہو چکی تھی. اور میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ معیشت کا یہ برا حال ہے، لیکن حکومت دعوے کر رہی تھی کہ جی ہم تو ٹیک آف کی طرف جا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حکومت کو یہ نہیں پتا کہ 9/11 کا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کا فیصلہ کن دور آج کا دور ہے. اس کا پہلا ہدف تھا اسرائیل، گریٹر اسرائیل، اس میں بڑی پیش رفت ہوئی. اس کا ایک اور ہدف تھا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب کرانا. آپ نے دیکھا جنگ سے 2 دن پہلے افغانستان نے دہشت گردی کرائی اور ہم نے افغانستان میں جو ہے وہ حملے شروع کر دیے جواباً مجبوراً، اور دہشت گردی کی جنگ بڑھ گئی اور بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہے ہیں. یہ ہمارے سامنے. تو حکومت کو بھی پتا ہے کہ آج امریکہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے مڈل ایسٹ میں ہمیشہ. تو وہ ہمارا ہلکا ہاتھ رکھ رہے ہیں. ہلکا ہاتھ کا مطلب یہ ہے معیشت کو لڑکھڑاتی بھی چلا رہے ہیں، لیکن جب یہ دور ختم ہو جائے گا تو ان کا ہدف پور پاکستان ہوگا. اس وقت کیا ہوگا اگر ہم نے آج اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہی پالیسی اپنائی جو اب تک اپنائی گئی ہیں، تو پاکستان کے لیے بہت خطرات ہیں. غربت بھی بڑھے گی، بے روزگاری بھی بڑھے گی، سلامتی کو خطرات بھی بڑھیں گے.
हुकूमत और अवाम डॉक्टर में शाहिद एतमाद हसन का बुरान पैदा होगा। डॉक्टर शाहिद हसन साहब, ये तो आपने आउटले कर दिया कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस इस वक्त क्या हैं, साथ ही आपने पोस्टमार्टम कर दिया कि हुकूमत के जो क्लेम्स है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के, वो बिल्कुल फेक हैं सारे, वो सारे फोर्स्ड है, फेक एंड फोर्स्ड है। लेकिन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? किस किस्म का बजट होना चाहिए? गुंजाइश क्या है हमारे पास? आपने पहले ये भी डिफाइन कर दिया कि IMF के एक और प्रोग्राम में हमें जाना पड़ सकता है, जंग भी मौजूद है, फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, मोहम्मद औरंगजेब, लेकिन वो कह रहे हैं कि जंग आज ख़त्म हो जाए तो भी हम अगले साल तक इसके असरात भुगतते रहेंगे। तो इस सारी सिचुएशन में, इस विंडो में हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? किस किस्म का बजट आ सकता है? क्या कर सकते हैं पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए? बहुत मुख्तसरन मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ बड़ा मुतालबा नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं इस वक्त जो इक़्तिदार में भी हैं, उन्होंने सब ने ये कहा है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफेद होने से रोकेंगे। अगर इस पर अमल करें तो खुद हुकूमत के मुताबिक 25,000 अरब रुपया सालाना हुकूमत टैक्सों की बद में कम वसूल कर रही है, कम वसूल। अगर इसका 1/3 भी कर लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान मुश्किलात से निकलेगा। लेकिन डॉक्टर शाहिद साहब, पाकिस्तान में कोई टैक्स देने को तैयार ही नहीं होता ना, तो हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं। हम देने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं। पॉलिटिकल बैगेज भी है हुकूमतों का, जाहिर है। नहीं, वफाक तैयार नहीं है, सूबे तैयार नहीं है। आपने तो कानून ही नहीं बनाया कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स होगा। प्रॉपर्टीज का अगर आप देख लें कि अगर एक 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो FBR की वैल्यू है 2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपया, तो आप तो खुद नहीं लेना चाह रहे। इसी तरह से ज़री सेक्टर है, उसका जो आमदनी में उसका GDP में इससे 24% है, वो जो है वो चंद बहुत ही मामूली दे रहे हैं। वफाक भी टैक्स लेना नहीं चाहता। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेंबरान पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियां वो ये कहते हैं कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आप जरूर आपके मंशूर में है, लेकिन ओवर बाय डेड बॉडी ये बात लिख के दे दें कि वो किसी हुकूमत को गिरा देंगे। जब तक ये कानून आप ये नहीं बनाते कि जो पार्टी इलेक्शन जीत कर इंतखाबात में आती है, जो मंशूर है बुनियादी, उससे वो 100% इनराफ करती है। एक की बात मैं नहीं कर रहा, तमाम पार्टियों की। अगर ये कानून बना दें कि अगर हर किस्म की जो आपने मंशूर दिया है टैक्सों का, तवानाई का, अगर उस पर अमल नहीं करते तो हुकूमत को अच्छा जो है वो नहीं माना जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या टैक्स कलेक्शन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकती मईशत को ठीक करने के? देखिए, फिर तो यही है ना कि आप जो है, देखिए टैक्सों के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में, इसलिए। लेकिन एक और बचतों की शरह आप देखिए, मुल्क की बचतें। हमारे मुल्क में किसी जमाने में डोमेस्टिक सेविंग्स जो थी वो 14% थी, नंबर 1। आज वो गिर के 7% आ गई है। तो आपको तो ये भी नहीं आ रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका आ नहीं रहा है। सो कॉल्ड CPEC जब आया था तो इन्होंने गेम चेंजर कहा था 2014 में। मैं आपको बता दूं कि जब गेम चेंज, तो आज सूरत हाल ये है कि जब 2014 में ये आया था तो CPEC, तो बांग्लादेश हमसे फीकस आमदनी में भी पीछे था, हमसे GDP में भी पीछे था, बरामदात में भी पीछे था। आज तीनों चीजों में चला गया। तो ये FDI आता है ना, ये परेशान कौन होता है? तो अगर दुनिया भर में ये तस्लीम शुदा है कि अगर आप टैक्सों में इतनी आमदनी नहीं बढ़ाते, कि एक कानून सिर्फ एक है कि जो आदमी जितना ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स दे, जो फुटपाथ पे पैदा होकर वहीं मर जाता है उससे GST आप मत लें। अगर ये नहीं करते तो पूरी दुनिया में कोई तरीका ऐसा मौजूद नहीं है कि आप मईशत को ठीक कर सकें। अलबत्ता डॉक्टर शाहिद साहब, आज जो कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ है उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं। एक तो ये कि GDP का जो हदफ है वो 4% रखा गया है। तो 4% अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है तो इस फिगर के साथ क्या पाकिस्तान वाकई तरक्की कर सकता है? जी, जो उड़ान पाकिस्तान था प्रोग्राम सो कॉल्ड, उसमें तो ये कहा गया था हम 6% सालाना से तरक्की करेंगे। अब तो पिछले साल भी, इस साल भी कम हुई, पिछले साल भी कम हुई थी। अगले साल 4% का आपने हदफ जरूर रखा है, लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूँ मुझे खदशा है कि ये हदफ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे मुल्क की आबादी 2.5% बढ़ती है और GDP ग्रोथ जो होती है अगर 4% भी हो, उसका 70% ताकतवर तबकों को चला जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि रोजगार कहाँ से आएगा, तालीम के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, महंगाई कैसे कम होगी? तो 26 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनका क्या होगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है। 11 करोड़ अफराद मेरे मुल्क के ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। क्या उनको मैसर आ जाएगी? क्या दुनिया के 10 ममालिक टॉप 10 जहाँ भूख की सूरत हाल संगीन है, उसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसकी जरी जमीन, जहाँ ज़कात का निज़ाम, जहाँ कुछ इदारे दावे करते हैं कि हम 4 लाख आदमी को रोजाना खाना खिला रहे हैं, वो सब लूट मार हो रही है, गलत हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कतई खाली जो है किताबी बातें ना करें,
अगर हमें 1980 से आज तक हमारा ग्रोथ रेट भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका से कम रहा है, ये रिकॉर्ड पर है, अब आप वही हरकतें कर रहे हैं, वही पॉलिसियां कर रहे हैं, तो क्या बेहतरी आएगी? सिर्फ ये होगा कि अशराफिया को नवाजते रहेंगे, वो जो कौमी दौलत लूटने वाले हैं उनको नवाजते रहेंगे, आवाम को कुचला जाएगा, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई बरकरार रहेगी। बहुत जबरदस्त आपकी गुफ्तगू, बड़ा जबरदस्त आपका एनालिसिस, टू द पॉइंट, एंड यू हैव हिट द नेल राइटली। और आपने हुकूमत को, शहबाज हुकूमत को तजावीज़ भी दे दी हैं कि किस तरह से मईशत ठीक हो सकती है। इवन दो बड़ी सख्त और बड़ी कड़ी किस्म की तजावीज़ हैं, लेकिन कड़वी गोली मईशत को ठीक करने के निगलनी पड़ेगी। कुछ मज़ीद इकनॉमिक एक्सपर्ट्स के साथ भी बात करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ प्रोग्राम में, ब्रेक उसके बाद वापस आते हैं, डिबेट को बजट के हवाले से यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे कि अपकमिंग बजट कैसा होना चाहिए, हुकूमत की मुआशी परफॉर्मेंस कैसी है और आइंदा साल की कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। हुकूमत की इकनॉमिक परफॉर्मेंस एनालाइज किस तरह आप करेंगे? कल कौमी इक़्तिसादी सर्वे आने वाला है, वो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स दे देगा, लेकिन आपके सामने है कौन सी इंडस्ट्री चली है, ज़राअत किस तरह से चली है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है, टैक्स कलेक्शन की क्या सूरत हाल है। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए और जो आज वज़ीर आज़म ने NEC का इजलास किया है, उसमें अगले माली साल के लिए 4% GDP ग्रोथ रखी गई है, तो क्या सिर्फ 4% मौशी तरक्की पे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? देखिए, ये तो एक टारगेट है 4%, और ये नहीं बताया गया कि 4% कैसे होगी, क्योंकि अभी तक तो हुई नहीं है 4% ग्रोथ जी। और बल्कि जो पिछले कम से कम 3 साल में तो 2-2.5% से भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। सो एक्सपेक्टेशन करने के ग्रोथ होगी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किए बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि हम मुसलसल जंगों में से गुजरे हैं, जंगों में से निकले हैं, एक जंग हम भुगता रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बगैर हम ग्रो नहीं कर सकते, और ग्रोथ के बगैर हमारे नौजवान जो हैं वो एम्प्लॉय नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत बड़ी हमारी एक यूथ बल्ज है जिसके लिए तकरीबन हर साल आपको 30 लाख नए जॉब्स चाहिए, और उसके लिए आपको कम से कम 8 से 10% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चाहिए। और वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट डिपेंड करेगी कि अगर आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट जो पिछले 10 साल तकरीबन 10% और 15% के बीच में ही घूमती रही है, इसको कम से कम 25% प्लस होना चाहिए। और उसके लिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं वो पाकिस्तान में अभी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 10 साल से तकरीबन टैक्सों के ऊपर ही सारी तवज्जो दे के बैठा हुआ है, और कैसे टैक्स कैसे कलेक्ट किए जाएं, हुकूमत के अखराजात क्योंकि बढ़ते चले जा रहे हैं तो इसलिए टैक्स को भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टैक्स नहीं बढ़ाएंगे और अखराजात बढ़ाते जाएंगे तो IMF प्रोग्राम जो है वो अच्छा, इंटरेस्टिंगली डॉक्टर सलमान शाह साहब, यू वुड बी नोइंग दिस एज वेल कि टैक्स कलेक्शन तो बढ़ी है लेकिन टैक्स नेट नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स थे उन्हीं का मजीद जो है वो अर्क निकाला गया, उनको मजीद निचोड़ा गया, तो टैक्स कलेक्शन बढ़ जाए लेकिन टैक्स नेट ना बढ़े। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? क्योंकि इसमें आप देखें कि हमारे जो ऑब्वियसली जो फॉर्मल सेक्टर है उसके ऊपर तो टैक्स बर्डन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता गया है जी, और फिर सैलरीड क्लास है उसके ऊपर टैक्स बर्डन है जी, और जो ये बड़े हमारे कारोबारी हैं उन पे ऊपर तो सुपर टैक्स है जी, और जो SMEs हैं वो शायद अगर तो वो टैक्स नेट में आ जाते हैं गलती से तो उनको तो वहाँ ही उनका सर पकड़ के दबोच दिया जाता है जी, लेकिन उनके लिए कोई एंट्री नहीं है इनटू टैक्स पेइंग थिंग एंड नॉर दे गेटिंग एनी बैंक फाइनेंसिंग और अदर फैसिलिटीज। तो पाकिस्तान का ग्रोथ मॉडल जो है वो बुरी तरह ना मेरा ख्याल है डिमोलिश हो चुका है और उसका बहुत से इंडिकेटर्स आ रहे हैं। आप देखें कि इन्वेस्टमेंट 2008 से लेके 2025 तक अगर एवरेज निकालें
تو 12% کے قریب بنے گی جی ڈی پی کی، جبکہ انڈیا میں 30% ہے، بنگلہ دیش میں 30 سے اوپر ہے، چائنا میں تو انبلیویبل لیولز ہیں انویسٹمنٹ کی. تو پاکستان تو بالکل انویسٹمنٹ ڈیفیشینٹ کنٹری میں شامل ہوتا ہے. اور اگر آپ اس میں دیکھیں کہ اکنامک گروتھ بھی پھر اس ٹائم پیریڈ میں بالکل کم ہوئی ہے، جابس بھی نہیں بنی، ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی تقریباً اسٹیگنیٹ ہی ہیں. So I think we have got a lot of questions to answer, and basically جو ہمارا نظام ہے گورننس کا گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ سرٹیفائی شہباز کر دینا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز حکومت بھی ناکام ہو چکی ہے معیشت ٹھیک کرنے میں. نہ صرف شہباز حکومت، لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ مشرف صاحب کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں تمام کی تمام فیلئر ہیں. اور اب تمام تو کیا جو اس اکنامک گورننس فارمولے کے سسٹم ہے ساتھ اس اکنامک فارمولے کے ساتھ یہ حکومت سسٹین کر سکتی ہے پھر، جس گورننس سسٹم کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں بار بار؟ جی، اس گورننس سسٹم کو سسٹین اس طرح سے ہوگا کہ غریب جو ہے وہ غریب رہے گا، اور 5% اوپر جو ہے وہ ٹھیک رہیں گے، اور ہم اپنا کیپٹل بھی کھا لیں گے اور انویسٹ بھی نہیں کریں گے، اور کیپٹل فلائٹ کو وہ روک بھی نہیں سکیں گے. وہاں سے پیسہ جو آ سکتا ہے اس وقت اپرچونٹی ہے پاکستان میں پیسہ واپس آ جائے، تو وہ میرا خیال ہے پاکستان کے بجائے کہیں اور بھی جا سکتا ہے. انویسٹمنٹ تو نہیں آ رہی ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، لیکن ریمیٹنسز بڑی آ رہی ہیں. حکومت اس پہ بڑا فخر کرتی ہے کہ جی ریکارڈ ریمیٹنسز ہمارے پاس آ رہی ہیں. آج بھی حکومت نے کچھ فیگرز، فیکٹس اینڈ فیگرز ریلیز کیے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ یہ پاکستان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عوام پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں وہ اپنی فیملیز کا خیال رکھتے ہیں، اور یہاں پہ جب انفلیشن آتی ہے، یہاں کوئی اور مسئلے ہوتے ہیں، ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، تو وہ زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں. سو اٹ جسٹ شوز کہ گڈنس آف دا پیپل آف پاکستان، کہ وہ اپنے گھر والوں کی خاصی قدر کرتے ہیں اور ان کو لیکن یہ پیسہ بھی حکومت کی دیتے ہیں. معاشی لیکن ہم کامیابی جو کا جس انڈیکیٹر طریقے نہیں ہے. I don't think so, and I think اگر یہاں پہ وہ انویسٹمنٹ اب کرنا چاہیں تو ان کو بہت مشکل میں پڑ جاتے ہیں. زمین لیتے ہیں تو اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے، گھر بناتے ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی ان کو بڑے، پاکستان میں بغیر پیسے دیے کام نہیں ہوتا. سو دے فائنڈ کہ ان کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے وہاں سے باہر سے لائے ہوتے ہیں، لیکن دے ڈونٹ ہیو دی کنیکشنز ان پاکستان جس کے ذریعے وہ اب یہاں ڈاکٹر پہ سلمان شاہ صاحب، کام کر صورتحال آپ کے سکیں. سامنے ہے، فیول کاسٹ آپ کے سامنے ہے، فیول کرائسس آپ کے سامنے ہے بیکاز آف دا یو ایس ایران وار، جو کہ غالباً خدا نہ کرے کہ دوبارہ شروع ہو جائے، لیکن آثار کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو لیٹسٹ ابھی ان کا جو سوشل میڈیا پوسٹ ہے ٹروتھ سوشل کا، سو اکنامک کرائسس آپ کے سامنے ہے، فیول کرائسس آپ کے سامنے ہے، فیول کاسٹ آپ کے سامنے ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کے سامنے ہے، انڈسٹری چل نہیں رہی ہے، ایکسپورٹ کوئی ہو نہیں رہی ہے، امپورٹ مور دین ڈبل ہو چکی ہے ان کمپیریزن ٹو دا ایکسپورٹ، ایگری سیکٹر آپ کا بھٹا بیٹھ چکا ہے. سو پھر کہاں سے ٹھیک کیا جائے معیشت کو، کیسے کیا جائے؟ اس کو ریفارمز کرنی پڑیں گی، اور ہمارے سامنے اب ایکسٹریم جو ریفارم اس وقت ہو رہی ہے وہ ارجنٹینا میں ہو رہی ہے. اور ارجنٹینا کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے آدھے سے زیادہ منسٹریز بند کر دی ہیں، اور بہت سے اس نے اخراجات گورنمنٹ، کیونکہ ہماری طرح ارجنٹینا بھی ہمیشہ آئی ایم ایف کے پاس رہتا تھا، تو اب وہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کو کاٹ رہے ہیں اور بڑے سخت طریقے سے کاٹ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان پاپولر بھی وہ ہو رہے ہیں. لیکن اگر پاکستان نے اس حد تک نہیں جانے کی ہمارے میں ہمت، تو پھر ہمارے پاس اور بھی ماڈلز ہیں. میرا خیال ہے ایک نیوزی لینڈ کا ماڈل ہے، انہوں نے اپنی ڈاؤن سائزنگ بہترین طریقے سے کی، اور انگریزوں کا سسٹم جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ نیوزی لینڈ میں بھی ہے، اور نیوزی لینڈ نے اس کو ٹوٹلی ریفارم کی ہے. اس کے بعد کینیڈا نے بھی خاصی ریفارمز کی ہیں. سو یہ ریفارمز ہو سکتی ہیں اگر پولیٹیکل ول ہو، اور یہ ہو کہ جی آپ نے منسٹر شان و شوکت کے لیے نہیں بننا، لیکن آپ کو منسٹر اسی وقت ہی ہوگا جب وہ کوئی کام کرے گا اور اس کی ضرورت ہے. تو پھر آپ 15 منسٹر سے فیڈرل گورنمنٹ چلا سکتے ہیں، 10 منسٹر سے آپ پروونشل گورنمنٹ چلا سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے آپ وہ لوکل گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں.
इस वक्त तो जिसके पास पैसा आता है वो अपने पास से निकालने आगे पहुंचाने तक लोगों तक वो पहुंच नहीं सकता, ना उसकी डेवलपमेंट पहुंचती है लोगों तक, ना उसके पास कोई रिलीफ पहुंचती है। सो आई थिंक ये निज़ाम अब चलने को तो इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि अवाम जो है उसमें इतनी नहीं है पावर कि वो उठ खड़े हों। राइट। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में हमेशा से कम अज़ कम ये था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी प्रो पीपल थी, प्रो डेवलपमेंट थी, और वो पॉलिटिशियंस के ऊपर प्रेशर होता था परफॉर्म करने का और अवाम की खुशहाली के लिए। राइट राइट तो आई थिंक लेट्स सी कि ये कुछ हो सके और हमारा फोकस जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा प्रोग्राम सके। का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब आपके हम गुफ्तगू के लिए। दैट्स अ रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you inshallah tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।